नमस्कार, मैं अंशु शौरान, गणित प्रवक्ता GSSS मुजेड़ी, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से। इस वीडियो में आपके लिए प्रोबेबिलिटी का भाग 3 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन प्रोबेबिलिटी का थर्ड पार्ट है। इसमें हम जो पीछे सीखा है उसको कुछ आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ये करेंगे आज हम। वैसे आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है वो हरियाणा बोर्ड के जो 2020-21 का सिलेबस है वहाँ से डिलीट हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमें इससे आगे का पोर्शन करना है जहाँ ये यूजफुल है, इसलिए हम इसका एक क्विक सा रिव्यू लेते हुए चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक्सियोम्स हैं। ये एक्सियोम्स वैसे तो अंडरस्टूड भी हैं, आपको पता होगा कि फॉर एनी इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। इसीलिए यही बोला है कि प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हमने बोला है कि वो 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होगी। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होता है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सारी आ जाती हैं। तो इसीलिए वो एक श्योर इवेंट है, और श्योर इवेंट की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है, वो होती है 1। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक्सियम है ये, इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब अगर हम यूनियन को ब्रेक करेंगे तो वो अलग अलग पे इसको ये हो जा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और साथ में यूनियन जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ भी करेंगे। इसके बिहाफ पर अब हमारे पास यहाँ इस डेफिनेशन को हम करते हैं। नाउ लेट एस बी सैम्पल स्पेस कंटेनिंग आउटकम्स। एस के ये आउटकम्स दे रखे हैं ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। इट फॉलोज फ्रॉम द एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट। अब क्या है कि जो अभी अभी आपने किया कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी होती है, अगर ये सैंपल स्पेस बन जाता है तो वो 1 से छोटी भी हो जाती है। तो इसीलिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आइज। तो इसे आप कर ले। नेक्स्ट है, अब ये एक क्वेश्चन है, लेट ए सैंपल स्पेस बी, इसमें ये 6 एलिमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू ईच आउटकम आर वैलिड। वैलिड चेक करना है जो पीछे एक्सियोम्स किए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले वाला देखते हैं एक बार, ये वाले सारे। पहले वाले में सबकी ये पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। तो इनका सम अगर करेंगे, देखो सब एक तो 0 से बड़ी हैं, इनका सम भी 1 है, इसका मतलब ये एक वैलिड डाटा है हमारे पास, ये भी वैलिड हो गया इसी तरह से। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है, लेकिन ये तो 0 से छोटी है, इसका मतलब ये वाला डेटा जो है वैलिड नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस वाले में अगर इनका सम करोगे तो वो 1 नहीं आता, ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए ये वाला डाटा भी हमारा वैलिड नहीं रहेगा। तो जस्ट एक ओवरव्यू सा दिया है। अब अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स एक के होने से दूसरे पे फर्क ना पड़े, सब इंडिपेंडेंट हो। तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से करेंगे ये वाला, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि जो सैंपल स्पेस एस है वो हमारा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मतलब ये वो वाले एलिमेंट्स हैं, डाई को जब हमने उछाला तो ये पॉसिबल आउटकम्स हमने यहाँ लिखे। अब मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी निकालो इवन नंबर आने की। सो इवन नंबर आने की, इवन नंबर कौन कौन से हैं? वो हमारे बनेंगे फेवरेबल केस। इवन नंबर कौन है? 2, 4 और 6। सो फेवरेबल केस कितने हो गए? यहाँ 3 हो गए।
सो 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स देखिए इस वाले क्वेश्चन के लिए 6 हैं, तो ये हो गई। जो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो 1/2 आएगी। तो जो ये वाला फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, सिर्फ 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, जब आगे जाकर आप कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व होते हैं इस फॉर्मूला से। तो इसे आप ध्यान से कीजिए, किस सिचुएशन में यूज़ करना है और कैसे कैसे यूज़ करना है, ये हम आगे सीखेंगे और आप ध्यान से इसको सीखिए। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी। इसे हम एक बार वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी। सबसे पहले एक सैंपल स्पेस लें। ये हमने एक सैंपल स्पेस लिया है, इसके अंदर ये 2 इवेंट्स हैं आपके ए और बी। ये पहले वाला ए है, ये बी है, और ये इनका जो कॉमन पोर्शन है ये हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ये वेन डायग्राम वाला है। वेन डायग्राम आप सेट्स में पढ़ चुके हैं, उसी का एक बार थोड़ा सा रिव्यू हम करते हुए चलेंगे। अब आप ये बताइए कि जो ये वाला पोर्शन है, मतलब ए तो पूरा हो गया ए इंटरसेक्शन बी के साथ, लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी को निकालें तो ये वाला जो पोर्शन बचता है सिर्फ इधर इधर वाला, ये इधर, तो ये कौन सा पोर्शन है? ये ए का वो पोर्शन है जो बी में नहीं है। ए का वो पोर्शन है जो बी में नहीं है, इसलिए इसका क्या नाम देंगे हम? इस कर्व जहां है तो ये हमारा है ए माइनस बी। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला कौन सा पोर्शन है? सिर्फ इधर वाला, सिर्फ इधर वाला, तो ये हमारा है बी का वो पोर्शन जो ए में नहीं है, तो ये बी माइनस ए बोलेंगे। ये बीच वाला आपको बता ही दिया, ये जो बीच वाला है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, मीन्स जो दोनों में है। अब हमारा काम है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना। इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी कितना होता है? ए यूनियन बी कितना होता है इस पिक्चर के हिसाब से हम देखेंगे। ए यूनियन बी जो है हमारा होता है ए यूनियन बी माइनस ए। अब यहाँ देखिए आप, ए यूनियन बी की अगर बात करें तो ये वाला पूरा पोर्शन है। ए यूनियन बी में ये दोनों सर्कल वाला पूरा पोर्शन आता है। यहाँ अगर पूरा ए ले लेंगे, ए में इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी आ गया, तो ये बचा हुआ ये बाकी पोर्शन हम ले लेंगे। ए यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए यूनियन बी ऑफ बी माइनस ए। नेक्स्ट एक और नोटेशन देख लेते हैं, फिर इनका आगे करेंगे हम। लिखने के तरीके हैं सिर्फ b इज इक्वल टू, अगर सिर्फ b की बात करें तो b कितना होगा? b जो है हमारे पास a इंटरसेक्शन b, एक तो ये वाला पोर्शन, और इसके साथ यूनियन में देखिए ये पूरा b है। b में कौन कौन आया? एक तो ये वाला पोर्शन आया और एक ये वाला आया। तो ये वाला तो b माइनस ए है ही, आपको पता है, और वो वाला a इंटरसेक्शन b था, बस सिर्फ लिखा है 2 तरीके से। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का जो थर्ड एक्सियोम था वो क्या कहता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो कितनी हो जाएगी आपके पास? यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, इस यूनियन को प्लस में चेंज हो जाएगा, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। इसको मान लीजिए नंबर 1, इसको मान लीजिए नंबर 2। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से ए यूनियन बी की निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला अब हमारा यहाँ से डराइव होकर आ गया है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी होती है। यूनियन किसके लिए लगता है? और के लिए लगता है। इंटरसेक्शन किसके लिए लगता है? एंड के लिए लगता है।
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से ए यूनियन बी जो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी। सो इसे आप ध्यान से करेंगे और ये से याद रखेंगे आगे से। ये सेम वही फॉर्मूला है जो आप सेट्स में करते आए हैं। सेट्स में अगर आपने देखा होगा, सो ए यूनियन बी कितना होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो सेम उसी को हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी में यूज किया है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। नॉट ए को आप क्या बोल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। ये होता है नॉट ए का नोटेशन। नॉट ए मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट। सो अब आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 5। और अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें मीन्स ए, देखिए अगर यहाँ पर बात करें ये ए है सपोज, सो ये वाला पोर्शन तो ए है और जो ये बच गया ये सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। सो अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले ले, मतलब दोनों को मिला दें, तो पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, एस सैंपल स्पेस। सो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। थर्ड एक्सियोम से अगर बात करें तो वो हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। और सैंपल स्पेस की पॉसिबिलिटी एक्सियोम में आपने देखा था ये कितनी होती है, 1। सो यहाँ से फॉर्मूला डिराइव होकर आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो वो हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हम याद रखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। या फिर इसको अगर हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस यस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत यूज होता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। If each outcome is equally likely, calculate the probability that the cards will be a diamond, और ये सब है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये 52 कार्ड्स कैसे कैसे होते हैं। तो एक ओवरव्यू सा यहाँ मैं आपको करवा देती हूँ। ये जो 52 कार्ड्स हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं एक बार। 52 कार्ड्स होते हैं। एक जो ताश का जो ये कार्ड्स का जो होता है ये इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 4 अलग अलग शेप्स होती हैं इसमें। एक शेप तो ये होती है डायमंड वाली, फिर एक ये वाली शेप होती है आपके पास, एक ये हार्ट होता है और एक ये उल्टा होता है हार्ट से, ये वाला। ठीक है, तो ये वाले 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। ऐसे ऐसे जिनके ऊपर ये शेप बनी होती है ना डायमंड वाली, ये 13 कार्ड्स होते हैं। ये वाले भी 13 होते हैं, ये वाले भी 13 होते हैं और ये वाले भी आपके 13 ही होते हैं। अब 13 की बात करें तो 13 में कैसे कैसे होते हैं। सो एक शुरुआत होती है 1 से। 1 को हम बोलते हैं एस। 1 जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं एस। अगर इसके 1 की बात करेंगे तो देखो ये यहाँ पर लिखा होता है ए, यहाँ भी लिखा होता है ए। कार्ड कैसा होता है वो बना रही हूँ, ऐसे ए लिखा होगा और एक यहाँ पर बड़ा सा हर्ट बना होगा, तो ये होता है इसका ए। इसको 1 भी बोलते हैं। तो उसके बाद अगर 2 होते तो 2 पे आते हमारे पास ये 2 हर्ट्स बने होते, ठीक है, और यहाँ पर 2 और यहाँ 2 लिखा होता। उसके बाद ऐसे ही 3 4 5, तो कितने हो गए, देखिए एक तो ये ए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो ये हो गए। ये 1 नहीं है, ए वाला 1 हो गया, तो 10 तो ये हो गए। उसके बाद एक होता है जे, एक होता है क्यू और एक होता है के। जैक, गुलाम, क्यू क्वीन रानी और के से किंग। किंग मतलब जो राजा होता है वो। तो ऐसे ऐसे 13 कार्ड हर एक कलर्स में हैं, हर एक शेप में हैं।
अब अगर कलर की बात करें तो ये जो डायमंड है ये होता है हमारा रेड शेड का, ये स्पेड जो है ये होती है हमारी ब्लैक कलर की, और ये जो होता है हमारा रेड कलर का, और ये उल्टा जो हर्ट है ये हमारा होता है ब्लैक कलर का। सो अगर ये पूछें कि यहाँ पर कितने रेड कलर के कार्ड्स हैं आपके पास, तो रेड कलर के जो हैं 13 और 13 26 कार्ड हैं। उसी तरह से ब्लैक कलर के जो कार्ड है वो 13 और 13 26 कार्ड्स ही हैं। अब अगर बात करें कि आपके पास यहाँ पर कितने एस हैं, मतलब इक्के कितने हैं, तो इक्के कितने हैं, देखो हर एक कलर के पास एक एक इक्का है, तो हमारे पास 4 इक्के हैं। अगर ये पूछें कि आपके पास यहाँ कितने डायमंड कार्ड हैं, डायमंड कौन से हैं, ये वाले, तो कितने हैं डायमंड कार्ड्स, 13 हैं। तो सिर्फ अगर आपको ये वाली चीज समझ में आ जाती है तो आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स विल बी ए डायमंड। सो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम एक कार्ड डायमंड के लिए। अब मेरे को बताओ यहाँ डायमंड कार्ड्स हैं कितने, डायमंड कार्ड्स 13 हैं, मीन्स फेवरेबल जो हैं हमारे पास वो कितने कार्ड्स हो गए, 13। सो 13 बाय कितना हो गया, 52। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52 हैं। सो ये कितना हो गया, 1/4। ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया ये वाला। सेकंड पार्ट की अगर बात करें, सो नोट एन एस, या फिर कर लो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब ऐसे बोलते हैं इसको, मान लो s को इक्के से लेंगे, नोट एन एस मतलब a कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ s, s क्या होता है, इक्का। इक्के कितने हैं, 4। सो प्रोबेबिलिटी इक्का आने की पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं। नोट इक्का था, नोट s था, तो वो हमने यहाँ से 1 माइनस कर दिया। तो 4/52, इसको कैंसिल करो यहाँ से, 1 माइनस, सो ये कितना आ गया आपके पास, 12/13। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। आगे बात आती है थर्ड पार्ट की। ए ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, अभी आपको मैंने बताया था 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, 26/52। टोटल आउटकम्स तो 52 ही रहेंगे। सो ये कितना हो गया, 1/2। उसके बाद फोर्थ की बात आती है। फोर्थ जो है नोट ए डायमंड, नोट ए डायमंड, नोट ए डायमंड, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायमंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायमंड वाली अपने पास थी 1/4। सो ये कितना हो गया, 1 माइनस 1/4, ये आ गया आपका 3/4। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका प्रोबेबिलिटी नोट ए ब्लैक कार्ड, मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे हम। बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी हम निकाल चुके हैं पहले से, ये कितनी है, 1/2। सो 1 माइनस 1/2, ये कितना आ गया आपका यहाँ से, 1/2 आ गया। तो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये सब बहुत ही इजीली आपके हो जाएंगे। उसके बाद अब हम आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05. So probability that Anil will qualify, so हम इसको लेते हैं probability of E, that is equal to 0.05. probability that आशिमा, ये तो अनिल की थी, आशिमा अगर क्वालिफाई करती है तो ये 0.10. So probability that Ashima will qualify the exam is 0.10. The probability that both will qualify means both के लिए क्या होता है, intersection. So probability of E intersection F, या फिर A ले लो, इसको F ही कर लो, E और F. So probability of E intersection F, ये कितनी दे रखी है आपको, 0.02. अब आपको क्या क्या निकालनी है ये आप देखिए। ये तो गिवन जो पार्ट था वो हमने लिखा है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए हम देखते हैं क्या निकालना है। बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। एंड यूज हुआ है पहले तो ये देखिए, और नोट यूज हुआ है। सो हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी
ना तो अनिल क्वालिफाई करे मतलब ई कॉम्प्लीमेंट, और ना ही आशिमा करे मतलब एंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये हमें इस वाले पार्ट क्वेश्चन के लिए निकालना है। सो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कितना होता है ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा जो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। सेट्स में आपने ये पढ़ा है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा सेट्स के उसमें। तो अब हमारा काम क्या है, ई यूनियन एफ निकालना, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ की। ये कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई गिवन है 0.05, एफ भी गिवन है, एफ कितनी है 0.10 और ये है 0.02। सो ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 0.13। सो ई यूनियन एफ आ गया। हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये कितना होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो ये कितना हो गया आपके पास अब यहाँ 1 माइनस 0.13, तो ये कितना आ गया 0.87। सो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, कम से कम एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई ना करे। सो जो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम क्वालिफाई एग्जामिनेशन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। और बोथ विल क्वालिफाई मीन्स इंटरसेक्शन। सो ये कितना हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कितनी है, ये वाली 0.02। सो ये कितनी आ गई आपके पास 0.98 आ गई। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, उनमें से कम एक एग्जाम को क्वालिफाई ना करे। कम से कम एक नहीं करे तो इसका मतलब वो एक में से दोनों वाले केस को हम घटा देंगे, तो ये जो बचा है केस वो वही बचेगा जो इसने हमसे पूछा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है सी पार्ट, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, सिर्फ उनमें से एक ही एग्जाम को क्वालिफाई करे। अगर एक क्वालिफाई करेगा तो इसका मतलब देखो, अगर ई ने क्वालिफाई किया तो एफ नहीं करेगा, अगर एफ ने किया तो मतलब एक केस होगा इनमें से, तो हम ऐसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, अगर ई ने किया तो एफ ना करे इंटरसेक्शन, सॉरी सेम एंड चलना चाहिए यहाँ, और का मतलब यूनियन लग जाएगा। या फिर ये वाला चले कि प्रोबेबिलिटी अगर ई ने नहीं किया तो एफ करे, बस ये वाले केस चलेंगे इनके। सो यहाँ पर कितना हो गया ये, अब इसका प्रोबेबिलिटीज आप निकाल लीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यूनियन है तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लगाएंगे प्लस, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये सब आपके पास हैं, यहाँ से वैल्यूज आप जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है 0.05 माइनस 0.02 प्लस 0.10 माइनस 0.02। इसको सोल्व कीजिए, ये आपके पास जो है आएगा, ये आएगा 0.11, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सो जस्ट आपको अगर ये अच्छे से रीड करना आ जाता है कि ये क्या पूछना चाहता है, तो फॉर्मूलाज तो वही एक दो हैं, उनको यूज़ करके आप सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप इनको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ए कमेटी ऑफ 2 persons इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 men and 2 women, what is the probability that the committee will have no men, 1 man, 2 men। अब जो ये क्वेश्चन है
ये हमारा किस पे डिपेंड करेगा, जो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन वाला जो है उस पे, जो चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन हमने किया था उस पे डिपेंड करेगा। सो अगर आपको अच्छे से वो वाला चैप्टर अगर आपने अच्छे से किया है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, तो उसके जो जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ यूज़ करके चलेंगे। तो अगर आपको ध्यान हो तो जब भी सिलेक्शन की बात करते हैं, जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम किसको यूज़ करेंगे, सी को यूज़ करेंगे। और सी का जो फॉर्मूला है एक बार रिवाइज कर देती हूँ, NCR, मतलब आउट ऑफ n r को सिलेक्ट करना है तो फॉर्मूला NCR होता है। NCR को n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये इसको एक्सपेंड करते हैं। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल में मान लीजिए n फैक्टोरियल की ही बात करूं तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 to n तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। सो 1 2 यहाँ से लेकर n तक के नंबर्स का प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 1 2 3 4 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ऐसे ही सब नंबर्स का जो है फैक्टोरियल नोटेशन हम यूज करते हैं। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। ए कमेटी ऑफ 2 persons इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 men एंड 2 women, मीन्स टोटल कितने हैं 4, सिलेक्ट कितने करने हैं 2। ये हम टोटल केसेस की बात कर रहे हैं, टोटल आउटकम्स की बात कर रहे हैं। सो टोटल आउटकम्स हमारे कितने बने यहाँ, टोटल आउटकम्स हमारे बने आउट ऑफ 4 वी नीड टू सेलेक्ट 2। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 4 3 साथ में 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 2 into 1। इसको हमने एक को एक्सपेंड कर लिया। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास आ गया 6। सो जो टोटल आउटकम्स हैं वो तो 6 हो गए। अब बात आती है हमारे अलग अलग पार्ट्स की। सो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले। नो मैन, मीन्स जो कमेटी बनाई है उसमें कोई भी मैन ना हो। अगर कोई भी मैन नहीं है इसका मतलब सारी की सारी कैसी हैं, वोमेन्स हैं। अगर सारी वोमेन्स हैं इसका मतलब जो 2 वोमेन्स हैं उन्हीं में से दोनों को सिलेक्ट करना है। सो जो फेवरेबल होंगे वो 2 में से 2 को ही सिलेक्ट करना है, 2 वोमेन्स में से 2 को सिलेक्ट करना है। नीचे आपका 4C2 वाला है, 2C2 कितना होता है 1, 4C2 कितना होता है 6, तो ये कितना आ गया 1/6 आ गया। अब बात आती है बी पार्ट की। बी पार्ट जो है 1 मैन, सिर्फ एक मैन हो तो इसका मतलब सीधा सा है कि कमेटी 2 की है तो एक मैन है तो एक वोमेन है। सो प्रोबेबिलिटी दैट 1 मैन इन द कमेटी। सो एक वोमेन में से सिलेक्ट कर लिया, एक मैन में से सिलेक्ट कर दिया, नीचे टोटल तो कितने आ गए ये 2 into 2 डिवाइडेड बाय ये 4C2 हमारा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 तो ये आ गया 2/3। ये सेकंड केस हो गया हमारा। अब सी थर्ड केस की बात करते हैं। 2 men, प्रोबेबिलिटी दैट इन दैट कमेटी 2 men आर देयर। सो अगर 2 men हैं तो इसका मतलब जो टोटल भी 2 ही थे, 2 में से 2 को सिलेक्ट करना है। सो फिर से यही केस हो जाएगा 2C2 डिवाइडेड बाय 4C2, ये कितना हो गया आपका 1/6। सो ये 1/6 हो गया। तो ये वाला भी हो जाता है इस तरह से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेंगे। सो उम्मीद है आप कर पाएंगे। एक्सरसाइज आपकी ये है 16.3 है, तो उसे आप इजीली कर पाएंगे अपनी बुक में से। अब कुछ क्वेश्चन ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप इनको सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है पहला, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर्स। सो पहले इसका क्या करोगे आप, एक हिंट छोटा सा देती हूँ, सैंपल स्पेस बनाओगे। सैंपल स्पेस कॉइन को 2 बार उछाला है ना, तो देखो फर्स्ट टाइम हेड आ सकता था, दूसरी बार टेल, या फिर पहले टेल आ जाता हेड आ जाता, या फिर हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। बस टोटल आउटकम्स इतने ही हो सकते हैं, वो हमने सैंपल स्पेस बना लिया। अब एटलीस्ट 1 टेल अकर्स, कम से कम एक टेल आए, तो अब आप इसको खुद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2/11 is the possibility of an event, what is the probability that the event not A? नोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, नोट ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आगे खुद करेंगे, हिंट सिर्फ यहाँ दिया है। नेक्स्ट है
ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, और ए एंड बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको यहाँ गिवन है। और अगर ये गिवन है सो डिटरमाइन, ये हमें निकालने हैं नोट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, और ए और बी मतलब ए यूनियन बी आपको निकालना है यहाँ से। सो उम्मीद है जो फॉर्मूलाज जो हमने अभी तक किए हैं उनको यूज करके आप इनको सोल्व करेंगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, और ये चैप्टर भी इस तरह से यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। आप इसे ध्यान से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, ये आगे जाकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप फेस करेंगे उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से कीजिए। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आपका दिन शुभ रहे।